सभी बहनों भाइयों को नमस्कार। प्रिय मालिक को प्रणाम, दाजी को प्रणाम। आज हम द विजडम ब्रिज का सिद्धांत नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ती है। अध्याय नंबर 1। एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। एक बच्चे का पालन पोषण करना सामूहिक प्रयास होता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, अध्यापक और केयर गिवर, देखरेख करने वाले लोग बच्चे के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी लोग मिलकर एक साथ कोशिश करते हैं तो बच्चा फलता फूलता है। एक गांव कोई जगह नहीं, यह तो लोगों से बनता है। कुछ पीढ़ियों पहले तक जहां कोई धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, हर किसी को लोगों का सहयोग मिलता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। आज हम से अधिक लोग अपने माता पिता और दादा दादी से दूर रहते हैं। अगर हम उनके पास रहना भी चाहें तो यह आसान नहीं है। हमारे घर छोटे हैं, जीवन शैलियाँ अलग हैं और नौकरी के सिलसिले में हमें एक शहर से दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ सकता है। वैसे भी कोविड-19 की महामारी ने हमारी यात्रा करने की आदत खत्म कर दी है। इस बदलते समय में हम फिर से अपने लोगों के साथ होने की घनिष्ठता कैसे पा सकते हैं। घनिष्ठता से मेरा मतलब दिलों के एक होने या आपसी जुड़ाव से है। यह अपनेपन का ऐसा एहसास है जिसका अनुभव हम अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। यही अपनापन या आपसी जुड़ाव ही इस किताब की आत्मा है और इसे इस विचार के साथ व्यक्त किया गया है कि जब हमें आपस में जोड़ने वाले रिश्तों को हम संजोते हैं तब मानवता की उन्नति होती है। परवरिश का यही भाव परिवार से शुरू होकर पूरे समुदाय में व्याप्त रहता है। एक बच्चे की परवरिश करने में अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। यह अफ्रीकी कहावत अपनेपन के इसी भाव को दर्शाती है। इस पूरी किताब में मैंने ऐसे उपाय और विचार प्रस्तुत किए हैं जो इस आधुनिक समय में समुदाय और लोगों के अपनेपन और आपसी जुड़ाव को दोबारा स्थापित कर सकते हैं। चाहे आप किसी नटखट बच्चे के शहरी माता पिता हों या आईपैड का इस्तेमाल करने वाले दादा, या फिर कोई मेहनती केयर गिवर, यह किताब आपके संबंधों को दिल के और भी करीब लाने में मदद करेगी। जहाँ दिल होता है वहीं प्यार होता है और यही प्यार अपनेपन को मजबूत बनाता है। मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ कि जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उनमें से मुझे ऐसा ही प्यार दुलार मिला।
गांव के लोगों से मिला अपनापन और सहयोग। मेरा जन्म 1956 की हेमंत ऋतु में भारत के गुजरात के कल्ला नामक गांव में हुआ। कल्ला गर्मियों में धूल से भरा हुआ भूरे रंग का हो जाता था और बरसात में यहाँ नए पत्तों की हरियाली छा जाती थी और मेरे दिल में इसकी यादें हमेशा ही सुनहरी रहेंगी। हमारे गांव में 50 से भी कम परिवार थे और अधिकतर लोगों के घर वहां की एक मुख्य गली के किनारे पर थे। गांव में मंदिर और मस्जिद ऐसी दो जगह थी जहां लोग आपस में मिला करते थे। मेरे पिता एक आयुर्वेदिक वैद्य थे और वे गांव के लोगों की कई तरह की बीमारियों का इलाज किया करते थे। उनका यह काम पेशा कम और लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा तुल्य ज्यादा था। नदी के पास हमारी खेतीहर जमीन थी जिसमें पिताजी खेती बाड़ी करते थे। खेत की उपज हमारे खाने की जरूरत पूरा करती थी। हमारे पास खाने की मेज नहीं थी, हम जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। भले ही हमारा घर छोटा सा था, लेकिन मेरी दादी की मौजूदगी उसकी शोभा बढ़ाती थी। उनके कोमल स्वभाव ने हमारे सीमित साधनों को भी एक तरह की गरिमा प्रदान कर दी थी। वे हमेशा मेरी माँ का मनोबल बढ़ाया करती थीं, जो घर की देखरेख और 5 बच्चों को पालने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। हम 2 भाई और 3 बहनें थे। मैं चौथी संतान था और मुझसे छोटी एक बहन थी। कल्ला गांव में कई बच्चे थे और हम सभी साथ मिलकर खेलते थे। मैं कभी काफ़ी शरारती था और इसी वजह से अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। जब मैं अपने पोते पोतियों के बचपन की तुलना अपने बचपन से करता हूँ, तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वह है आज़ादी, जिसका हम भरपूर मजा लेते थे। मेरा बचपन बहुत ही बेपरवाह, मनमौजी और खुलेपन की भावना से भरा था, जिसकी आज कमी है। इन दिनों स्कूल के एकदम नज़दीक रहने वाले बच्चे भी कभी पैदल नहीं जाते। जब मैं छोटा था तो हम पैदल स्कूल जाते थे और दौड़ते हुए घर वापस आते थे। आजकल बच्चे बाहर खेल रहे हों तो माता पिता को यही लगता है कि उन्हें आसपास ही होना चाहिए। जब हम लोग खेलते थे तो हम दिन ढलने तक खुले मैदानी इलाकों में जंगली घोड़ों की तरह दौड़ लगाते थे। दादी नानी की निगरानी के दायरे में होने की वजह से माता पिता को भी तसल्ली रहती थी कि लगातार बच्चों पर कोई नज़र रखे है। बालपन में कल्ला गांव का जीवन बहुत ही सहज था। उदाहरण के लिए मैं किसी के घर भी खाना खा सकता था और यह एक आम बात थी। ऐसे ही अधिकतर समय हमारा कोई दोस्त या परिचित हमारे घर खाना खा लेता। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कई बार तो मैं दोपहर में 2 बार भोजन कर लेता था।
एक बार घर पर और दूसरी बार किसी दूसरे के घर में कुछ मनपसंद बना हो तब। उन दिनों हम बच्चे पानी की बोतल साथ नहीं रखते थे। अगर प्यास लगती तो किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटाकर पानी पी लेते थे। कुछ लोग शौचालय के लिए भी चले जाते थे। अगर आपको जाना होता तो बस जाकर दरवाजे पर दस्तक देकर अनुमति लेते, बस इतना ही काफ़ी होता था। बच्चे सारी बिरादरी के बीच अपनापन महसूस करते थे। उन्हें कहीं से भी ठुकराए जाने का एहसास नहीं होता था। बच्चों का हर जगह स्वागत होता था। इसके कारण उनका आत्मविश्वास और समझ सही तरीके से विकसित होती थी। एक और उल्लेखनीय अंतर था। बच्चों को विशेष महसूस करवाना बनाम उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना। मेरे बचपन में हम उस सुरक्षा की भावना के बीच पले बढ़े जो परिवार और बिरादरी के प्यार और देखरेख में आती है। लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी मुझे यह एहसास दिलाया गया हो कि मैं बहुत खास या होशियार था। मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चों को खास और होशियार महसूस करवाने पर बहुत जोर दिया जाता है, जब बच्चे को सुरक्षा की भावना देने की बजाय पूरा ध्यान उसे खास और होशियार महसूस करवाने पर दिया जाता है, तो इससे असुरक्षा का भाव पैदा होता है। पहले यह भाव माता पिता में आता है और फिर बच्चों के मन में घर कर लेता है। जब बच्चों को खास होने का यकीन दिलाया जाता है तो सारा ध्यान उनकी उपलब्धियों पर आ जाता है और नतीजा मेडलों और ट्रॉफियों से भरी शेल्फ के रूप में दिखाई देता है। हौसला देना अच्छी बात है, पर बच्चों से लगातार कुछ कर दिखाने की उम्मीद रखने से वे अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव में आ जाते हैं। हम पूरे समाज को एक साथ बदल नहीं सकते, पर अपने परिवार में हम बच्चों को और ज़्यादा प्यार देते हुए सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। बच्चों की बहुत अधिक प्रशंसा न करें। बच्चों के लिए प्रशंसा का स्वर उनके अंतर्मन में एक चेतावनी के रूप में दर्ज होता है। उन्हें ऐसा लग सकता है, अगर मैं अगली बार ऐसा नहीं कर सका तो, यदि मुझसे यह न हो सका तो, और इसी तरह के विचार मन में आ सकते हैं। इसके अलावा लगातार प्रशंसा करने से बच्चा आपके प्यार और ध्यान को अपनी उपलब्धियों से जोड़ सकता है। उसे लगने लगता है, अगर मैं और बेहतर करूँगा तो मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार मिलेगा। माता पिता होने के नाते हमें नतीजों की बजाय बच्चों की छोटी छोटी कोशिशों को सराहना चाहिए, चाहे वे जीतें या हारें। छोटे छोटे उपायों से उनकी कोशिशों का जश्न मनाएं। सप्ताह के अंत में आइसक्रीम, कोई मूवी दिखाने ले जाना या उनकी मेज पर लिख कर रखा गया नोट, और फिर इस बात को यहीं छोड़ दें। हमारा ध्यान उनके भविष्य पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसी पहल उन्हें हार और जीत को एक जैसा समझने में मदद करेगी।
क्योंकि इन दोनों की वजह से माता पिता के प्यार में कमी नहीं होगी। प्रशंसा की जरूरत से ज़्यादा बड़े जन्मदिन के समारोह और स्वीट 16 पार्टियों से भी दिखाया जा सकता है, जो आजकल आम बात है। जब हम छोटे थे तो हम जन्मदिन कभी नहीं मनाते थे। अधिकतर परिवारों में बच्चे के जन्म का समय और ग्रहों की स्थिति को कहीं लिख लिया जाता था ताकि उसकी जन्मपत्री बनवाई जा सके। कभी कभार माएँ खाने में मीठा बना देती थी, पर इसके अलावा जन्मदिन मनाने का प्रचलन नहीं था। बच्चों को प्यार और भरपूर देखरेख मिलती थी, पर उन्हें कुछ खास या हुनरमंद महसूस नहीं करवाया जाता था। उन दिनों लोगों का आपस में मिलना जुलना, सामाजिकता भी अलग ही थी। दिखावे की संस्कृति नहीं थी, शायद इसीलिए क्योंकि कल्ला में टीवी ही नहीं था। हमारे यहाँ बिजली ही नहीं थी, शायद इसकी यही वजह रही हो। मेरे पिताजी मुझे रोज रात में महाभारत के अध्याय पढ़कर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 1965 के मानसून के दौरान यही मेरी प्रमुख गतिविधि रही। मैं तब 9 वर्ष का था। गांव में आसपास के घरों से छोटे और बड़े लोग अपना खाना निपटाकर हमारे घर आ जाते थे। मैं लालटेन की हल्की रोशनी में महाभारत का पाठ करता, जो लगभग 1 घंटे तक चलता। मुझे उन संतों में बहुत आनंद आता था। मेरे माता पिता, जिन्हें सारा दिन बहुत सारी चिंताओं में बिताना पड़ता था, उनके लिए ऐसी शामें एक तरह की फुर्सत लाती थी। तब जीवन सीधा साधा था, लेकिन आसान नहीं था। जो भी हो, हमारे सीमित साधनों से 5 बच्चों को पालना, दादी माँ की देखरेख करना कोई आसान बात नहीं थी। पर मेरे माता पिता को एक बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, उन्हें सबका भरपूर सहयोग मिलता था। मेरी माँ जब घर का कामकाज देखती और पिताजी खेतों में काम किया करते, तब उन्हें बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक तरह से देखें तो हमारी परवरिश केवल वे दोनों ही नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरा गांव ही हमारा परिवार था। हम 5 भाई बहन हमारे माता पिता, दादा दादी, काका काकी की स्नेह भरी देखरेख में पलकर बड़े हुए। घर के किसी बुजुर्ग के लिए अपने परिवार के या किसी पड़ोसी के परिवार के बच्चों को अनुशासित करना सामान्य था। मैं यह बात अच्छी तरह जानता था, क्योंकि अक्सर मुझे इसका सामना करना पड़ता था। बड़े बुजुर्ग सख्ती बरतते थे, पर अब जाकर समझ में आता है कि उनके असीम स्नेह के आगे अनुशासन फीका पड़ जाता था। बुजुर्गों के पास समय की कमी नहीं थी और वे हमें नैतिक शिक्षा देने की कोशिश करते थे। कविताओं, किस्सों और प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने हमें ईमानदारी, समर्पण, श्रद्धा और आस्था का पाठ पढ़ाया। वे न केवल बच्चों का सहयोग तंत्र थे,
बल्कि गांव की युवा पीढ़ी के भी सहायक थे। जहां पहले जमाने के संयुक्त विशाल परिवारों के अपने फायदे थे, वहीं कुछ समस्याएं भी थी। टूथपेस्ट से लेकर रुपए पैसे तक हर चीज में पूरे परिवार की साझेदारी थी, जिसके कारण कभी कभार आपसी मनमुटाव हो जाता था। किसी तरह का निर्णय घर के बड़े लोग ही लेते थे, जो पूरे परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाते। उदाहरण के लिए, वैवाहिक एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें दो परिवार एक होते थे। सामान्य रूप से यही माना जाता था कि जिससे आपका विवाह होगा, आप उसी से प्रेम करेंगे। महिलाओं का सम्मान था, लेकिन वे सशक्त नहीं थीं। वे परिवार के लिए काफी त्याग करती थीं, लेकिन संपत्ति में उनका कोई उत्तराधिकार नहीं होता था। ऐसा करें, अपने माता पिता या दादा दादी से बात करें और उनसे उनके बचपन के बारे में पूछें। उनसे पूछें कि जब वे बड़े हो रहे थे तब उनका जीवन कैसा था, कौन उनकी देखरेख करता था, कौन उन्हें कहानियां सुनाता था, वे अपनी छुट्टियों कैसे मनाते थे। उनसे कहें कि जहां तक उन्हें याद हो, वे अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए अपने बचपन की कुछ बातें बताएं। यदि संभव हो तो उनकी यादों के इस कीमती खजाने को रिकॉर्ड कर लें। इस तरह की उनकी यादें भावी पीढ़ियों के लिए संजोकर रखी जा सकती हैं। ऐसा करने से हम उन चीज़ों के लिए भी आभार प्रकट कर सकेंगे जो आज हमारे जीवन में मौजूद है। स्वास्थ्य की देखरेख भी एक बड़ी समस्या थी। संक्रमणों से बचाव करना तो और भी कठिन था। साफ सफाई का अभाव था और किसी भी तरह का संक्रमण तेजी से फैलता था। प्राय बच्चों को जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। कई बच्चे जन्म के समय जीवित न बचते। अतीत परिपूर्ण नहीं था और अधिकतर परिवारों के लिए यही सच था। इसके विपरीत आजकल के परिवारों में युवा पीढ़ी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए कहीं ज़्यादा आज़ादी मिलती है। तकनीकी, स्वास्थ्य की देखरेख और शिक्षा ने हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधार दिया है। हालांकि अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। फिर भी परिवारों और समाज में महिलाओं के स्तर में सुधार हुआ है। पर गांव का क्या हुआ? क्या हमने उस सामुदायिक भावना का गैर लाभ उठाया है? शोध बताते हैं कि अच्छे रिश्ते हमें प्रसन्न और सेहतमंद रखते हैं। हार्वर्ड एडल्ट स्टडी के प्रसन्नता पर हुए विशद अध्ययन में 82 वर्ष का शोध शामिल है। यह बताता है कि गांव या लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। हमारे बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक हित के लिए गांव या समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है।